तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सना और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी रिलीज कर दी जा चुकी है काफी समय के बाद। अभी तक हमने देखा कि एनसीईआरटी आपकी साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की आ चुकी है। सोशल साइंस की काफी टाइम से जो है वो बचा हुआ था रिलीज होने के लिए। अब जो है ये रिलीज कर दी जा चुकी है। ऑफिशियली अभी तक वेबसाइट पे नहीं आई है। तो अगर आप चाहते हो एनसीईआरटी की पीडीएफ, अभी जो है पार्ट 1 रिलीज की गई है, तो अगर आप उसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे स्कूल शिक्षा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू एनसीईआरटी की सीरीज, जहां पर हम लोग आपको एक वीडियो में पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर है वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग चैप्टर 1 से। ठीक है, पार्ट 1 में आपके 9 चैप्टर्स है, जिसमें आपका एक कॉमन चैप्टर है जो आज हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस होने वाला है। इसके बाद आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है। सबके एक या दो से ज्यादा चैप्टर नहीं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। और आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है सीरीज की। तो अगर आप न्यू हो चैनल पे, आप क्लास 9th को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हर एक चीज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पहले चैप्टर्स पढ़ेंगे पार्ट 1 के, फिर पार्ट 2 आएगी तो उसके, फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस है, क्वेश्चन आंसर्स है और भी ढेर सारे जो आपके सवाल बन सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ओलंपियाड वगैरह में, तो उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। अब ये जो चैप्टर ऐड किया गया है ना, ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से एनसीईआरटी ने यहाँ पे काम किया है, क्योंकि सोशल साइंस को समझना, जब आप क्लास 9th में आते हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जब हम लोग साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, बच्चों को पता है कि हाँ इससे हमें आगे क्या काम आने वाला है, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। लेकिन बात करें सोशल साइंस की ना, तो सोशल साइंस में क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता। आधे बच्चे तो यही सोचते हैं कि इट इज जस्ट अबाउट फैक्ट्स, कि हमें जो है वो फैक्ट्स याद करने हैं, है ना, कि बस ये हो गया, हिस्ट्री में ये हुआ था, सिविक्स में डेफिनेशंस याद कर ली एंड हम वी ऑल आर डन। ठीक है, तो ये उनको लगता है। लेकिन बाबू सोशल साइंस सिर्फ वो नहीं। आप पहले जो है, आप जब ग्रेजुएशन में जाते थे, ठीक है, तो आप पढ़ते थे सोशल साइंस के बारे में, डिटेल में समझते थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिया गया है कि सोशल साइंस आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या रिलेशन है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो वो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो स्वागत है सब आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है इस सीरीज में आप सभी को बहुत मजा आने वाला है, पूरी किताब आपको समझ में आने वाली, क्योंकि न्यूली रिलीज है तो काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। पहले आपके एनसीईआरटी में क्या होता था, वर्ल्ड हिस्ट्री होती थी, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब इंडियन हिस्ट्री को इंक्लूड किया गया। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी चैप्टर्स हैं जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 फिलहाल हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। मैं आपको समझाने के लिए आप यहाँ थोड़ा सा ये देख सकते हो, ये है बाबू आपके चैप्टर 1 की पीडीएफ जो हमें यहाँ पढ़नी है। अब देखो, ये पूरा चैप्टर हम लोग आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगी, समझाऊंगी। इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। तो ये देखो, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बाबू, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि अब ये चैप्टर तो है, लेकिन मैं जो हूं वो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में जो नोट्स है वो भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो, या आप पूरा समझ सकते हो कि किस तरीके से सोशल साइंस काम करता है। अब मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर जो है उतना वैसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा या कुछ भी, इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज भी नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए कि सोशल साइंस क्या होता है। ठीक है, असली चैप्टर्स आपके जो चैप्टर 2 है वहां से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाबू सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस होता क्या है। आप जैसे कि जानते हो, नाम में ही साइंस। तो साइंस क्या होता है, किसी भी चीज को समझना, है ना, किसी के पीछे का रीजन जानना। कि जैसे अगर साइंस में बात करते हैं तो दो तरह के साइंस होते हैं। ठीक है, एक आपका नेचुरल साइंस को स्टडी करना होता है, एक आपका सोशल साइंस को स्टडी करना होता है। तो नेचुरल साइंस इज मोर ऑफ कि नेचर में क्या हो रहा है ना। जैसे फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि भाई लाइटनिंग क्यों हो रही है, यानी बिजली क्यों कड़क रही है, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है।
वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, सोशल साइंस डिफाइन करता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है ना। सोशल वर्ड ही आपका सोसाइटी से आया है, समाज से आया है, कि भाई ये जो सोसाइटी है ये कैसे काम कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है। और ऐसे ही नहीं कि आए हुए कुछ भी उठा के पढ़ लिया, एक सिस्टमैटिक स्टडी, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टडी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोशल साइंस। ठीक है, कि स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये सबसे पहले आपकी सोशल साइंस की डेफिनेशन होती है। अब पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हम लोग यहाँ सोशल साइंस का मीनिंग और ट्रू पर्पस क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, कि सोशल साइंस पढ़े तो पढ़े क्यों, है ना। ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में होगा जिनको सोशल साइंस पसंद नहीं। ठीक है, फिर हाउ सोशल साइंस कनेक्ट्स टू आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे सोशल साइंस है। जैसे साइंस तो आप देखते हो, जैसे अगर ये लाइट जल रही है इसके पीछे साइंस है ना, ये कैमरे से आप मुझे देख पा रहे हो, आप फोन पे हो, लैपटॉप पे हो, कहीं पे भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो देयर इज अ रीजन, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। तो वो प्रोसेस है ना। तो एवरीडे लाइफ से आप जैसे साइंस को कनेक्ट करते हो, जोड़ पाते हो, उसी तरीके से एवरीडे लाइफ में आप सोशल साइंस को कैसे कनेक्ट करते हो ये हम लोग समझेंगे। फिर आते हैं द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल साइंस क्या होता है और सोशल साइंस क्या होता है, तो दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस हम लोग यहाँ समझेंगे। फिर अलग अलग जो डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है, दैट डजंट मीन कि इतने ही डिसिप्लिन होते हैं सोशल साइंस के अंदर, है ना। जैसे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, उसी तरीके से आपका इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस होता है, लेकिन और भी हमें डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे और डिसिप्लिन हमारा साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो बहुत सारे आपके डिसिप्लिन आते हैं। ठीक है, फिर व्हाई वी मस्ट स्टडी सोशल साइंस फॉर आवर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपने भविष्य के लिए आपको सोशल साइंस समझना क्यों जरूरी है, आज के टाइम पे तो काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कहते हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है या उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो आपके पूरे जीवन को चला रहा है। जो इंसान गवर्नमेंट में बैठा है वो आपकी लाइफ को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, एंड आप इधर से बोलते हो कि यू डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं। तो यहाँ आपको जैसे बताया गया है सबसे पहले तो किताब में कि क्लास 6 से 8 के बीच में आपने सोसाइटी को पढ़ा, जगहों को पढ़ा, ठीक है, अलग अलग जो इवेंट्स हुए, घटनाएं हुई, उनको पढ़ा। लेकिन क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या होती है और ये मैटर क्यों करती है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है। ठीक है, जैसे नेचुरल साइंस में बाबू क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं कि किस तरीके से धरती काम करती है, दुनिया काम करती है, कुछ भी हो रहा है। जैसे अगर ये मैं पेन भी छोड़ रही हूँ तो ये नीचे क्यों जा रहा है ना। लेकिन सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है और पॉलिटिकल साइंस भी, कि सोसाइटी को समझता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन बाबू, जैसे वो नहीं कि कोई कॉलेज है वो इंस्टीट्यूशन नहीं। इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो आप समझते हो। ठीक है, फिर कल्चर के बारे में, ह्यूमन इंटरेक्शन, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सोशल साइंस अगर किसी को लगता है ना कि क्या हुआ था, वो बस पढ़ लेते हैं कि हाँ कोई राजा आया था उसने ये किया, तो ऐसा नहीं। क्यों हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, ये सवाल भी सोशल साइंस पूछता है। जैसे आप आज के टाइम पे इवेंट है ना, अगर आप सोशल साइंस बाबू डिटेल में समझते हो तो आप एक्सप्लेन कर दोगे कि इधर ईरान और इजराइल का वॉर क्यों चल रहा है, या ईरान के दिमाग में क्या है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया, यूएसए ने ऐसा क्यों किया, आप आराम से बता सकते हो। और यही एक इंटेलेक्चुअल की पहचान है कि आसपास आपके जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल कहला सकते हो कि बिजली क्यों कड़क रही है या ये चीज क्यों हुई, साइंटिफिकली आप बता सकते हो, तो वो भी इंटेलेक्चुअल होता है कि जो दुनिया में इवेंट्स चल रहे हैं, जो सोसाइटी में इवेंट्स चल रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे। ठीक है, ऐसे हर दिमाग डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो एक इंटेलेक्चुअल की ही निशानी है, आप सोशल साइंटिस्ट कहलाओगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो है सोशल साइंस पढ़ने का इंपॉर्टेंस है कि सिर्फ हम लोग क्या हुआ ये नहीं पूछते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं बेसिक डेफिनेशन पे कि भाई सोशल साइंस होता क्या है। सबसे पहले बात करें द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, या फिर द साइंस ऑफ सोसाइटी आप कह सकते हो, स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ सिस्टमैटिक मैनर कह सकते हो, कि हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं थ्योरीज लगाकर,
ठीक है। उसी तरीके से आप सोसाइटी को जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वो आपका सोशल साइंस होता है। सीधा सीधा आप सोसाइटी नहीं कह सकते, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है तो इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी ऐड कर दो, क्योंकि सिर्फ सोसाइटी ऐड करोगे तो सोशियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ सवाल हमारे दिमाग में उठ सकते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करना। जैसे कि कुछ लोग भाई क्राउडेड सिटी में क्यों रहते हैं, कुछ लोग गाँव में क्यों रहते हैं, ये हम लोग एक्सप्लेन कैसे। जैसे अगर आप कहोगे कि वहाँ जो सिटीज है उसमें तो इतनी फैसिलिटीज होती हैं, देन क्यों लोग गाँव में रह रहे हैं भाई, ये भी आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है। फिर आगे आते हैं, व्हाई डू रीजन्स फोकस ऑन फार्मिंग वर्सेस इंडस्ट्री। कुछ जो है कंपनीज आपकी फार्मिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं, कुछ आपकी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है। हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजंस फॉर मिलियंस। भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 2011 के हिसाब से देखोगे 140 करोड़, ठीक है। 140 करोड़ लोगों के लिए, अभी तो और बढ़ गई होगी, एक आपका कैबिनेट कैसे लॉज बना दे रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, ये कैसे होता है और क्यों, जिसको कुछ भी नहीं पता वो इतने 140 करोड़ लोगों में से एक प्रधानमंत्री कैसे बन गया, ठीक है, एक प्रेसिडेंट कैसे बन, ये मंत्रिमंडल कैसे बन गया इतने लोगों के बीच से, ये पीछे का प्रोसेस जानना, दैट इज कॉल्ड सोशल साइंस, ठीक है। फिर आते हैं, व्हाई आर सर्टेन रीजन्स मोर प्रोन टू फ्लड्स। फिर आपके एक ज्योग्राफी का सवाल आता है, भाई ज्योग्राफी तो सीधा सीधा साइंटिफिक है ना, साइंस में भी आपका ज्योग्राफी पढ़ना होता है आपको। तो ये कि भाई कुछ जगहों पे बाढ़ ज्यादा क्यों आते या कुछ जगहों पे भूकंप ज्यादा क्यों आते, फॉर एग्जाम्पल जापान है ना, तो वहां क्यों इतना भूकंप आ रहा है। तो ये जो है आपकी ज्योग्राफी आंसर करती है इसको, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री या सोशियोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं, या आपका इकोनॉमिक्स से ताल्लुकात रखते हैं, ये सिविक्स से रखते हैं, ये आपका ज्योग्राफी से रखते हैं, ठीक है। आप इसको जान सकते हो। सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड चॉइसेस। सीधा सीधा ऐसा नहीं कि कुछ भी आपका कोइंसिडेंस से काम चल रहा है, कोइंसिडेंस से यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, कोइंसिडेंस से कुछ भी नहीं होता। आपकी जो भी चीज चल रही है ना, ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब पे बेस्ड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई इंडिया ने, एक तरीके से अगर मैं कहूं कि इंडिया का अभी जो भी करंट सिचुएशन है, या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सबसे बढ़िया बाबू, बिहार का। बिहार आप सभी को पता है कि काफी अंडर डेवलप्ड एरिया है इंडिया का, है ना, या मैं कहूं कि वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एरियाज इन इंडिया, उसमें से बिहार एक है ना। तो बिहार की ऐसी हालत क्यों। अब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं अपनी भाषा में कहूं कि सोशल साइंस का उसको कतई ज्ञान नहीं है, तो वो सीधा कहेगा बिहार के लोग ऐसे होते हैं, है ना, या ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि कहीं की भी करंट सिचुएशन कहां से बनती है, उसके इतिहास से बनती है, तो मैं इतिहास में अगर बाबू आपको लेकर जाऊं तो इतिहास में आप देखोगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने ईस्टर्न यूपी, जो आपका पूर्वांचल वाला एरिया है, और बिहार पे उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि वहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल इलाके थे, तो उन्होंने बस खेती बाड़ी में ध्यान लगाया, ठीक है। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फैक्ट्री बनाने में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जहां पे ऐसे बन सकते थे वहां पे उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, बिहार को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। एक और हिस्टोरिकल प्रूफ है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हमारे यहाँ खाने की काफी ज्यादा दिक्कत थी और हम लोग HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेकर आते हैं, तो उस समय जान की बाजी लगी हुई थी भारत के ऊपर, क्योंकि भारत में भुखमरी से लोगों की जाने जा रही थी। तो वहां पे क्या होता है कि सरकार को पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में वो बीज देने पड़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो और बाकी लोगों तक पहुंचे। इसी रेस में बिहार और पीछे रह जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफिकली, तो ज्योग्राफिकली तो आपको देखने को मिलता है कि बिहार एक तरह से लैंडलॉक्ड है, कोई सी से कनेक्टेड नहीं है, तो ट्रेडिंग उतनी ज्यादा वहां पे नहीं होती, ठीक है। कोई फैक्ट्रीज नहीं लगी हैं वहां पे। सिविक्स के थ्रू अगर बात करूं तो सिविक्स के थ्रू आप देखो कि गवर्नमेंट आप देखते हो कितने साल वहां जंगल राज चला था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का भी दोष है प्लस लोगों का भी दोष है, ठीक है। सिविक सेंस वहां के लोगों में कमी हो जाती है काफी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ अब ये मत सोचना जो भी बिहार के लोग कि मैम ये क्या बोल रहे हैं, मैं खुद बिहार से, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। कुछ लोगों की बात की जा रही है जो नाम खराब कर देते हैं, ठीक है। मैं चारों एंगल को समझा रही हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही बन सकता था कि किसी के प्रेजेंट सिचुएशन को आप एक लाइन से डिफाइन नहीं कर सकते, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब लगाना होगा। उसी तरह से इकोनॉमिक्स की बात करो तो कोई बड़ी कंपनी ने कभी वहां पे अपना कुछ नहीं ओपन किया, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब कुछ भी नहीं लगाया। तो ये आप देख सकते हो, इस कारण से बिहार काफी अंडर डेवलप्ड रीजन, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आता है कि सिर्फ फंक्शन कोई बाय चांस नहीं होता, कुछ भी हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हो, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आगे चलते हैं, आप समझते हैं कि हम लोग एवरीडे लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं सोशल साइंस को, ठीक है, ये समझना होगा। जैसे देखो, मैं अगर आपको 4 चीजें बताई, 4 डिसिप्लिन बताया सोशल साइंस का, क्या क्या था? हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, सिविक्स था एंड इकोनॉमिक्स था। अब देखो सब आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। आपस में ये सब कैसे कनेक्टेड है? जैसे हाउस बिल्ड विद मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस डिस्टेंट रीजन। जैसे मैं अगर कहूं घर बनता है बाबू, तो घर जो बन रहा है आपका, वो अलग अलग जगह से चीजें आ रही हैं। अब चीजें आ रही हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, उसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर लगता है, उसमें पैसे लग रहे हैं तो वो आ रहा है, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर फूड, फूड आपका अलग अलग जगह से आ रहा है। फिर ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो वो पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा बनाया जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट आ गया, इंक्लूड हो गया, इन्वॉल्व हो गया। अब सरकार इंक्लूड हो गई तो आपका सिविक्स वाला फैक्टर आ गया, ठीक है। स्कूल जो है वो जो गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, एनसीईआरटी कैसे रिलीज हुई? जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, नहीं आई, तो उससे आपका न्यू एनसीईआरटी बन रही, ठीक है, आपके एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया। तो ये हमें यहां से समझ में आता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत दूर जनरेट किया जाता है, फिर हम तक पहुंचाया जाता है। तो ये हमारा एवरीडे लाइफ में हमें समझ में आता है कि इवन जो आप एक चिप्स का पैकेट भी खरीदने जाते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 चिप्स के पैकेट है, एक आप जानते हो एक आप नहीं जानते, एक का आपने ऐड देखा, ठीक है, टीवी पे आपने एक चिप्स का ऐड देखा, तो आप उसको खरीद रहे हो आराम से। तो वो जो आप खरीद रहे हो ना, तो वो आप ऐड देख रहे हो तो आपके दिमाग में असर पड़ रहा है, दैट इज साइकोलॉजी, ठीक है। जब आप किसी चीज का ऐड बार बार देखोगे, मान लो आपको नहीं लेना है वो चीज, लेकिन आप यूट्यूब पे ऐड देख रहे हो, आप टीवी पे ऐड देख रहे हो, तो आपको जब वो सेम चीज दुकान पे दिखेगी ना, तो आपको एक लग्जरी वाला फील आएगा, अरे इसको तो मैंने ऐड पे देखा था, चलो इसको ट्राई करते हैं। ये आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा ही, और दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का यूज करते हैं वो जो पीआर और एडवर्टाइजिंग वाले होते हैं। फिर आपने उसको खरीदा, अब जब ज्यादातर लोग उसका ऐड देखेंगे, उसको खरीदेंगे, तब उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है कोई चीज की तो वो महंगी हो जाती है, तो इससे कंपनी का प्रॉफिट होगा। और यही पे बात आती है इकोनॉमिक्स की, और हमने हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं जो इस तरीके से बने, डेवलप किए, है ना। तो यहीं से हमें समझ में आता है किस तरीके से डे टू डे लाइफ में हमारे सोशल साइंस का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप देखोगे कि इतने सारे क्राइम्स होते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम को देख लो, कि कोई आप देखोगे कि अभी कोई मंदिर में सो कॉल्ड में कह रही हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है, वो असल में नहीं होते, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं है, जेन्युइनली बता रही हूँ, ठीक है। तो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट का इंसान जो है, जो समाज ऐसा सोचती है, वो मंदिर में चला गया तो उसको पीटा गया, बच्चे को पीटा गया, सोचो। तो ये आपकी सोसाइटी कैसे काम कर रही है? ये आपकी सोसाइटी उसी कास्ट सिस्टम के अराउंड काम कर रही है जो आपके सोशियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में आपके सोशल साइंस का इसी तरीके से यूज आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हमारे सोशल साइंस का रूट जो है वो कहाँ कहाँ से आता है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इसमें एग्जाम्पल दिया है बाबू, ठीक है, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया है पंच महाभूत का। किसमें दिया है? पंच महाभूत का। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसी तरीके से हमारी एंशिएंट किताबों में पहले से पंच महाभूत के बारे में लिखा गया है कि कोई भी एलिमेंट आपकी 5 चीजों से बन रहा है, जो दुनिया है वो 5 पंच महाभूत से चल रहा है। फर्स्ट इज अर्थ यानी पृथ्वी, अपा यानी वाटर, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, और जिससे पूरी दुनिया जो है, पूरा आपका विश्व जो है वो चल रहा है।
उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो पूरा समाज है, सोसाइटी है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे चलती है। कोई चीज हिस्टोरिकल फैक्टर पे चल रही है, ज्योग्राफिकल फैक्टर पे चल रही है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर पे चल रही है। तो वैसे हमें समझ में आता है, ठीक है, कि ये पूरा पंच महाभूत वाला एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अभी चिंता मत करिए, हम लोग एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाली बुक में जो आपका लिखा है वो भी हम लोग समझेंगे। आप कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ जाओगे, आपका दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, फिर हम लोग जब बुक देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा की बात करें तो आज के टाइम पे जो है सोसाइटी को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी दूरियां क्यों है, इतिहास में चले जाओ। भारत और चाइना के ऊपर भारत हमेशा सस्पेशन क्यों रखता है, मतलब उसको हमेशा शक क्यों रहता है, क्योंकि ऐसा हुआ है 1962 का वॉर जो हुआ, चाइना ने हमें बहुत बुरी तरह धोखा दिया, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। यूएस ने हमारे साथ हमेशा दगाबाजी की है कई मामलों में। तो रिलेशन जो है इसी आधार पे बैठते हैं कि पुराना आपका नाता किसी के साथ कैसा रहा है, ठीक है। फिर मॉडर्न सोशल साइंसेज यूजेस न्यू टूल्स, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। बहुत सारी चीजें जो है वो देखी जाती है, जैसे सबसे पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन ही है कि आप कोई चीज देख के ऑब्जर्व करके समझ रहे हो कि कोई चीज कैसे काम करती है। अभी खैर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। फिर आते गोल क्या है, तो हमें गोल ये ध्यान रखना है, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो समाज को स्टडी करते हैं, उनका होता है कि भाई कौन सी चीज है जो लगातार चलती आई है इतिहास से अभी तक, और कौन सी चीज है जिसमें परिवर्तन आया है, जिसमें चेंज आया है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमें समझ में आता है, ठीक है। अब आगे चलते कितने ज्यादा सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है। आप ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब ये सारे जो हमें डिसिप्लिन है ना, ये जरूरी है किसी चीज को समझने के लिए। आप सिर्फ एक से, जैसे आप कोई किसी साइंस के किसी इवेंट को आप सिर्फ एक फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहां हो सकता है बायोलॉजी भी आए, वहां हो सकता है केमिस्ट्री का भी कोई लॉ लग जाए। तो यहां से सिस्टम चलता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सब एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे मान लो कि एक आपका ड्रॉट आया है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपकी किताब में कि मान लो सूखा पड़ चुका है, ठीक है। अब जो सूखा पड़ा है, जो ड्रॉट आया है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें ज्योग्राफी भी काम कर रही है। जैसे अगर मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूं तो इसमें ज्योग्राफी क्या काम कर रही है कि भाई क्रॉप्स को बड़ा इफेक्ट करेगा, ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा। अगर सूखा पड़ा है तो फसलों को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, एनवायरनमेंट पे बुरा असर पड़ेगा। ये हो गई आपकी ज्योग्राफी, ठीक है। अब ड्रॉट पड़ा है तो किसानों को कितनी दिक्कत आएगी, तो उस दिक्कत को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट उनको रिलीफ देगी, उनको पैसा वैसा देगी, उनको मुआवजा देगी, या उनको हो सकता है इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। तो ये आपका सिविक्स का पार्ट है या पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो किसानों को उतना नहीं मिल पाया अच्छे से रिलीफ, मतलब उतना ज्यादा तो सरकार भी नहीं दे पाएगी जितना वो बेच के कमा लेते, तो इससे क्या होगा, उनकी इनकम कम आएगी इस बार। और ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बहुत सारे लोग झेल नहीं पाएंगे और वो शहर शिफ्ट हो जाएंगे। ये आपका सोशियोलॉजी या हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो या अभी हो रहा है तो वो सोशियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो 4 कोर डिसिप्लिन आपको 9th-10th में पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। आप जब 11th-12th में जाते हो तो सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, और आपका साइकोलॉजी, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे आते हैं, जो अब थोड़ा पढ़ते हैं ना हर एक के बारे में, ठीक है, कि ज्योग्राफी कैसे काम करती है, हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये आपके क्लास 9th का एक वार्म अप चैप्टर है कि आपके दिमाग में बस घुस जाए कि हाँ ज्योग्राफी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जिसका आएगा बाबू, वो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर होगा। तो वहां पे हम लोग क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग इंक्लूड की जाएगी। तो सेकेंड चैप्टर जल्द ही आएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ के कैसा लगा। जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, और उसको आप समझ सकते हो। हम लोग हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो भी हम लोग यहाँ पे उसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी को। तो आप चाहो तो उसमें हम लोग डिटेल में सारी चीजें बात करने वाले हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। खैर हम लोग यूट्यूब पे तो पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, नेक्स्ट चैप्टर कब चाहिए। जितने जल्दी, जितने ज्यादा आप शेयर करोगे, सारी चीजें करोगे, उतने ही जल्दी आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा।
ठीक है, चलिए तो अब इसको यहाँ समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक डिसिप्लिन के बारे में सबसे पहले समझे तो पहला कोर डिसिप्लिन है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले बात करें तो ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के बारे में जानते हैं कि धरती कैसे काम करती है, ठीक है, धरती घूमती कैसे है, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन कैसे होता है, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होते हैं, सीजन्स कैसे आते हैं, है ना। फिर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ आपका कौन से तरह के पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ आपके माउंटेन्स पाए जाते हैं, कहाँ आपके प्लेन्स पाए जाते हैं, कहाँ आपके पठार है, कहाँ आपके जंगल है, ठीक है। और लोगों और इनके आसपास के सराउंडिंग्स, जो इनका वातावरण है, उनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, रिलेशंस क्या जुड़ा हुआ है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। अब देखो ज्योग्राफी में दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, एक वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, एक हम लोग स्पेशल टाइप पढ़ते हैं, मतलब कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ पहाड़ है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक होता है आपका टेम्पोरल, जहां हम लोग जानते हैं कि जगह कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के पर्सपेक्टिव है जो हम लोग ज्योग्राफी में यहाँ पे पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल जैसे इंडिया लॉन्ग पेनिनसुला कोस्ट लाइन फैसिलिटेट हिस्टोरिकल ट्रेड विद अफ्रीका एंड यूरोप। अब इसमें देखो दो पर्सपेक्टिव क्या है, पहला कि कौन सी चीज कहाँ है, तो पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया का पेनिनसुला कहाँ पड़ता है भाई, इंडिया का पेनिनसुला है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से लास्ट में पड़ता है। पेनिनसुला क्या होता है, जिसके तीन साइड पानी हो, है ना, तो ये इनको इंडियन पेनिनसुला कहा जा रहा है। अब यहाँ से हमारा अफ्रीका और यूरोप से बहुत ट्रेड बढ़ा है टाइम से। अब देखो मैं इसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर सकती हूँ, यहाँ पे आपका ट्रेड बढ़ा तो 1498 में आपका वास्को डिगामा आया तो वो यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। फिर आपका पुर्तगाली आते हैं, सबसे पहले वही आया था, फिर आपके डच आते हैं, फिर आपका फ्रेंच आता है और अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज हम पे 190 सालों तक राज करते हैं, है ना। फिर हम लोग आजाद होते हैं, फिर हम लोग उसके बाद क्लोज इकोनॉमी होते हैं, फिर अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए क्या क्या यूज किया गया, तो मैप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, एटलस हो गया, ठीक है, एटलस यानी ग्रुप ऑफ मैप, बहुत ज्यादा कलेक्शन ऑफ मैप, और जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जीआईएस क्या होता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये लेक्चर देखने के बाद कि जीआईएस क्या होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, शुरुआत में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे अगला चैप्टर, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, जीआईएस का आपको मीनिंग बताना है। अब देखो यहाँ पे एक आपको एनसीईआरटी का स्कूल भवन पोर्टल दिया गया है, जहां पे आप अपने गांव को देख सकते हो, अपने शहर को देख सकते हो, एक एक जगह को देख सकते हो। तो आप एनसीईआरटी का एक स्कूल भवन पोर्टल है, तो आप उस पर जाओगे, उस पर लॉग इन करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपके बुक में दिया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब सेकेंड आता है बाबू हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला तो हिस्ट्री को पढ़ने का में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का पास्ट पढ़ रहे हैं कि इंसान जो डेवलप हुआ वो कैसे हुए, कैसे आपके महाजनपद आते हैं, कैसे आपका वैदिक काल आता है, कैसे आपके फिर साम्राज्य आते हैं, फिर आपका सल्तनत आती है, मुगल साम्राज्य आता है, फिर अंग्रेज आ जाते हैं। तो ये आपका पूरा पास्ट है, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा उनके साथ, ठीक है। फिर वैल्यूज क्या क्या सीखे हमने, जब हिंदू थे तो हिंदू वैल्यूज, इस्लाम आए तो इस्लामिक वैल्यूज, अंग्रेज आए तो उनके कौन से वैल्यूज हमने सीखे। जैसे आज आप एजुकेशन सिस्टम देखते हो, आज आप लड़कों को शर्ट पैंट में देखते हो, लड़कियों को टॉप जीन्स में देखते हो, वो वैल्यूज कहाँ से आए, अंग्रेजों के आने के बाद से ना। उससे पहले तो हम लोग नहीं पहन रहे थे ये सब, तो वही वैल्यूज कहलाए जाते हैं, और जो भी बदलाव आए हमारे ऊपर, ठीक है। अब देखो दो तरीके से हम लोग इतिहास जो है वो बचा सकते हैं। पहला, जैसे हमारे भारत का शुरुआत से ट्रेडिशन रहा है इतिहास पुराण ट्रेडिशन, मतलब जो भी घटनाएं हुई उसको स्टोरीज के थ्रू बताना। जैसे हमारे पुराण है ना, कितने पुराण है, 18 पुराण है, तो उसमें जो भी आपके स्टोरीज बताई गई हैं कि ऐसे देवी देवता आए थे, ऐसे हुआ था। तो हमारा शुरू से ट्रेडिशन रहा है कि हम लोग लिखते आए। तो हमारे जो राजा महाराजा भी आए, हमने उनके बारे में भी लिखा है। फिर आते हैं आपका मॉडर्न ट्रेडिशन, जहां पे एविडेंस पे जाते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस, जो आंखों देखी सत्य बात हो उस पर विश्वास करते हैं। जैसे खुदाई की तो क्या निकला, है ना, वो हमें दिख रहा है।
फिर कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, कार्बन 14 डेटिंग। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है कि पता किया जाता है कि जैसे एक आइसोटोप है जो एक टाइम के साथ खत्म होते जाता है, ठीक है, कार्बन का, तो वो कितना खत्म हुआ है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी, तो उसी को कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स, इन सब पे जेनेटिक्स जैसे जोड़ के देखा जाता है कि आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी पता लगाई जाती है। अब दो तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे लिटरेरी, जो लिखित हमारे पास सोर्सेज है, जैसे ट्रैवलॉग, जैसे हमारे इब्न बतूता आए थे तो भारत के बारे में लिख के जाते हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार नारियल देखा था, कैसे उन्होंने पहली बार भारतीयों को पान खाते हुए देखा था। तो ये आपका क्या है, ये आपका लिटरेरी सोर्स है। मेमोइर्स जो अपनी यादें छोड़ के गए, जैसे बाबर ने भारत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी कि उसे जो भारत है वो कितना पसंद था, तो वो उसमें आता है। फिर फोकलोर जो आपकी लोक कथाएं, जैसे रानी चन्नम्मा के बारे में हम लोग समझते हैं। रानी चन्नम्मा ने जो है औरंगजेब को एक तरीके से मात दे दी थी, ठीक है, अंग्रेजों के साथ भी उन्होंने लड़ाई की थी, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर रेवेन्यू डॉक्स, जैसे अकबर जब हम लोग से कर लिया करता था तो वो लिखवाया करता था, और इन सब का हिसाब हमें आईन अकबरी में देखने को मिलता है। तो ये सब लिखे गए, तो ये लिटरेरी सोर्स है, यानी लिखे गए, ठीक है। फिर आते हैं आर्कियोलॉजिकल, जो खुदाई में मिले, जैसे मॉन्यूमेंट्स, जैसे हमें पूरा का पूरा कुतुब मीनार देखने को मिलता है कि कैसे उसको कुतुब मीनार की जो क्या कंस्ट्रक्शन है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया, उसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया, और किस तरीके से कुतुब मीनार को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। तो ये आपका कुतुब मीनार हो गया। एक्सकेवेटेड साइट्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल हड़प्पा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हड़प्पन साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं आर्टिफैक्ट, जैसे हमें कुछ चीजें मिल गई, जैसे हमें मुहर मिलती है हड़प्पा के काल में, तो हमें पता चलता अच्छा ये मुहर को एज आइडेंटिटी कार्ड यूज किया करते थे, ठीक है। बहुत सारे ट्रेड में यूज किया करते थे। स्कल्पचर मिले, मूर्तियां मिली, जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति मिली, गौतम बुद्धा की मूर्ति मिली। तो ये हमें जो खुदाई में मिलते हैं डाटा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और जो हमें लिखावट में मिलती है वो आपके लिटरेरी सोर्सेस होती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको हिस्ट्री वाली चीज समझ, देखो जो भी डाउट हो कमेंट में पूछना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगी, ठीक है। तो इतना आपकी किताब में लिखा था वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही समझते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज कैसे किया जाता है, और इस बार ना इकोनॉमिक्स से बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स ऐड हुए जो आपको समझाएंगे कि पैसे कैसे बचाने, या आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। तो पहले का देखो बाकी चैप्टर्स और बेटर हो सकते थे, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक्स है ना उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स आए, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम को ये समझाता है कि हाउ सोसाइटीज यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट नीड्स, कैसे हमारे पास अगर पैसे लिमिटेड है तो उसमें अपने रिसोर्स कैसे फुलफिल किए जाए, तो ये समझाया जाता है आपको कहाँ, इकोनॉमिक्स में। फिर आते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है, कोई चीज का एक्सचेंज कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। कंज्यूमर कौन होते हैं, जो जैसे घड़ी खरीदी गई तो मैं इसकी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर जिसने इसको बनाया होगा। गवर्नमेंट जो इसके लिए पॉलिसीज ला रही होगी कि इस पर कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है, ठीक है। फिर और कुछ कुछ आपकी टर्म्स हैं, जैसे इक्विटी, एक मिनट, जैसे आप बाबू समझ सकते हो इक्विटी के बारे में। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी आप जैसे समझ सकते हो कि किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट इतनी, किसी की हाइट इतनी है, तो दीवार इतना बड़ा है, तो तीनों को एक एक स्टूल दोगे या एक एक ब्रिक दोगे चढ़ने के लिए, तो जिसके पास ऑलरेडी वो तो एकदम ऊपर चला जाएगा, जिसके पास मीडियम में वो उसको दिखने लगेगा, लेकिन जो छोटी हाइट का है उसको नहीं दिखेगा। तो इक्विटी में क्या होता है, जो उसके पास सबसे कम है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, दैट इज इक्विटी, ठीक है। जस्टिस, सस्टेनेबल ग्रोथ, कि भाई आज जो हमें ग्रोथ मिल रही है उसका खामियाजा आगे आने वाली जनरेशन को ना भुगतना पड़े। जैसे कोयला का इतना यूज मत कर लो कि आगे जाने वाले जो जनरेशन में पूछे अच्छा कोयला नाम की भी कोई चीज होती थी, हमें नहीं पता, ठीक है। फिर आते पॉलिटिकल साइड, जो पूरी गवर्नेंस को देखती है कि सरकार किस तरीके से काम करती है, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, मतलब डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, क्या है, ये सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं समझ में आ रहे। हम लोग तो पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ये तो बस ऐसे ही वार्म अप है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं भाई, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब। सिटीजन, हमारे राइट्स क्या है, और गवर्नमेंट जो है वो काम कैसे करती है।
तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पॉलिटिकल फंक्शन से कि किस तरीके से जो है वो काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि सोशल साइंस जो है वो हमें स्टडी क्यों करना चाहिए, जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, कि सोशल साइंस को हमें पढ़ना क्यों चाहिए। सबसे पहले तो सिस्टम को समझने के लिए कि आपके रोड्स कैसे बनते हैं, घर कैसे बनते हैं, इवन डिजिटल स्पेस जैसे सोशल मीडिया, जैसे यूपीआई, तो वो काम कैसे कर रहा है, उसको समझने के लिए वी हैव टू स्टडी सोशल साइंस, ठीक है। डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि अलग अलग लैंग्वेज क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि आप ही का धर्म सबसे ऊपर है, या आप ही की भाषा या आप ही की संस्कृति सबसे ऊपर है, ये समझने के लिए कि ऐसा नहीं है, हमें डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करनी, इसको समझने के लिए यू हैव टू स्टडी सोशल साइंस, ठीक है। फिर आइडेंटिटी शेयर करना, जैसे हमारे भारत में इतने सारे लोग रहते हैं तो वो साथ मिलके कैसे रह रहे हैं, कोऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, ये समझना, ठीक है। टाइमलाइन को कनेक्ट करना कि पहले जो हुआ उसका हम पे आज के टाइम पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। फिर फ्यूचर, पहले जो हुआ उससे हमने, जैसे चाइना पे हमने एक दफा विश्वास किया था, तो चाइना पे जब हमने विश्वास किया तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिला। तो जो हमें धोखा मिला उससे आज के टाइम पे हम लोग सीख रखते हैं, तो आज के टाइम पे देखो कि हम लोग उससे थोड़ा बच के रहते हैं। तो मॉडर्न चैलेंजेस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, सिटीज कैसे बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज पे बात करना और ग्लोबल नेटवर्क, तो ये हमारा सोशल साइंस को स्टडी करने का टाइम है। तो सोशल साइंस इजंट अबाउट मेमोराइजिंग द डेट्स कि कब क्या हुआ कैसे हुआ, ये एक अवेयर और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। और मुझे सच में वो लोग अजीब लगते हैं जिनको सच में लगता है कि सोशल साइंस जो है वो बस ऐसे ही डेट्स याद करना, ये बहुत बोरिंग है। आप जब जानोगे ना, देश दुनिया को समझोगे, जब आप जानोगे कि सरकार, पता है जो लोग इस तरह से अवेयर नहीं होते वो सबसे ज्यादा बेवकूफ बनते हैं सरकार के द्वारा। अब फर्क नहीं पड़ता किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप, ठीक है। पहली बात तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही मत करो, गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करो। अच्छा काम करिए अप्रिशिएट करो, गलत काम कर रही है तो अगले को चांस दो। कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से, उसको आप पता भी नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो, वो आपको इंसान के रूप में नहीं देखते, वो आपको वोट 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 ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो आप भी उनको गवर्नमेंट की तरह देखो, अपने रिश्तेदार मत समझ लो, मेरा ये सीधा सीधा मीनिंग है, ठीक है। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखो। अच्छा काम कर रही हो बहुत बढ़िया, अगले साल तुम 5 साल बाद तुम ही को वोट दोगे। नहीं अच्छा काम कर रही हो तुम अब जाओ, तभी तो उनको डर लगेगा, तभी तो अच्छे से काम करेंगे। जब उनको पता चल जाता है कि अरे हम तो इनके भगवान बन गए, तो वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो आप जो है उनके दिमाग में डर जब तक एज अ सिटीजन रखोगे कि अब भाई तुम रिप्लेसेबल हो, समझ जाओ, तो ये चीज आती है, ठीक है। अब जो है ये आप रिवीजन कर सकते हो इससे कि किस तरीके से आपका ये पूरा दुनिया चल रही है। ये ट्रंक जो है आपका ज्योग्राफी की तरह काम कर रहा है, रूट्स आपकी हिस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं कि हिस्ट्री जैसी थी उसी तरीके से बनेगा। ये बीच का भाग आपका ज्योग्राफी है कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, उस तरीके से आपका काम होगा। ब्रांचेस इसकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, जिसके लीव्स है वो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ आपके पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे, और ये आपके सवाल है, ठीक है। आपको मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, या आप लिख कर भी भेज सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं पर्सनली देखूंगी। तो आप हाउ इज सोशल साइंस डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस, मैंने एक लाइन में आंसर दिया है, आप इसको आंसर राइटिंग बाबू अभी से करो, क्योंकि आप क्लास 8 से अभी 9th में आए हो। 8 तक आपको क्वेश्चन आंसर याद करने होते हैं, 9th में आपकी किताब से कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ दिया जाता है, तो आपको ये समझना होगा, आंसर राइटिंग करनी होगी। तो आप इसका आंसर जो मुझे आधे आधे पेज में लिख के भेजना, 5 लाइन्स, ठीक है, लॉन्ग आंसर की तरह इसको कंसिडर करना। इसके बाद आप क्या करोगे, मुझे आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी को ज्यादा डाउट होगा तो उस पर एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक लॉन्ग वीडियो भी चली जाएगी, ठीक है, या लाइव सेशन भी ले लेंगे हम लोग जब आपके सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ लेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ सवाल है और ये आपके फास्ट रिकैप है आपके लिए जो हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें अगर आपको और भी आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझने हैं तो, ठीक है। अगर चीजें समझ में आएगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी क्लास 9th में अभी अभी आए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है, नई एनसीईआरटी आ गई, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है।
तो बाबू ये जो है हमारा पूरा का पूरा ये क्या है, आपका चैप्टर है। अब हम लोग थोड़े फोटोज देख लेते हैं उससे रिलेटेड। ये सब हमने पढ़ लिया, आप इसको एक बार रीड करना, मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड करवा दूंगी, आप इसको रीड करना बाबू और समझना जो हमने आज पढ़ा, क्या उसमें से कुछ भी छूटा है, नहीं छूटा है, आपको समझ में आ जाएगा। और रीड करने के बाद अगर कोई चीज ना समझ में आए, आप मुझसे लाइन में पूछ दोगे कि मैम ये जो इस पन्ने पे ये लाइन लिखी है ये मुझे आप समझा दो। आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है हमेशा के लिए, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हो अपने बुक से रिलेटेड, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। जैसे लिटरेरी सोर्सेज है, मैंने आपको बताया जो लिखित है, जैसे सामवेद की तस्वीर है, ये 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये सामवेद की तस्वीर है। ये आपका तुरुकुरल एक एंशिएंट तमिल टेक्स्ट है, उसका आपको देखने को मिलेगा। तो ये लिटरेरी है और ये आर्कियोलॉजिकल, जिसमें कुछ लिखा नहीं होता, ये हमें खुदाई में मिलता है। जैसे सिंधु सरस्वती रिवर यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें ये मिला है, ठीक है। ये आपका विष्णु जी की एक मूर्ति हमें मिली है। फिर आते एपिग्राफिक, जिसमें कुछ आपके उकेर कर लिखा जाता है पत्थरों पे, है ना। एक होता है आप पेज पे लिख रहे हो, एक है जो उकेर के लिख रहे हो। तो एक कृष्णदेव राय ने लिखवाया है शिव मंदिर के पास, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है गुप्ता काल के दौरान। फिर आते हैं न्यूमिस्मैटिक सोर्सेस, यानी जो सिक्के होते हैं। तो ये देखो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के छापे हैं वो, ये मुगलों ने जहांगीर के टाइम पे जो सिक्के छापे हैं वो, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बाबू, पूरा का पूरा चैप्टर था ये, और अभी लोड होगा चिंता मत करो। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था और कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बाबू, उस चैप्टर में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और वहां पे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।